हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू कर रहे हैं लास्ट टॉपिक एंजाइम का, और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन खुद एंजाइम को ही ले लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, हाउ दिस विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन और द रिएक्शन। ठीक है ना, कैसे ये रिएक्शन को प्रभावित करेगा। तो सिंपली बेटा आप ये देखिए, ये जैसे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैं यहाँ पे तो मैं ले रहा हूँ बेटा एंजाइम कंसंट्रेशन, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि वी, वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन के अंदर इनिशियल स्टेज के ऊपर जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक जगह पे जाकर के एंजाइम जो हैं उनकी जितनी भी एक्टिव साइट हैं वो सैचुरेट हो जाएंगी, और कारण सबस्ट्रेट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। एंजाइम कंसंट्रेशन तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन अब सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर सबस्ट्रेट बढ़ा दिया जाए तो ये बढ़ती जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन बट टिल द सैचुरेशन। मतलब क्या है सैचुरेशन का? फॉर एग्जाम्पल बेटा, इस रिएक्शन में 5 मॉलिक्यूल आपने काम में लिए, किसके? एंजाइम के, और प्रत्येक एंजाइम मॉलिक्यूल के ऊपर मान लो 10 एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट बताई हुई है आपको, वो जगह जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो टोटल एक्टिव साइट कितनी हो गई? 50। इज दिस क्लियर? अब देखिए, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो हैं 50 मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके साथ क्या होंगे? जुड़ सकते हैं। तो आपने मान लो एक एंजाइम से 2 एंजाइम किए, तो 50 में से कितने सबस्ट्रेट जुड़ गए? 20। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? बढ़ रही है। मान लो 3 एंजाइम कर दिए तो कितने जुड़ जाएंगे? 30। 4 एंजाइम किए तो कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे? 40। 5 किए तो कितने? 50। अब आप क्या कर रहे हो? एंजाइम की कंसंट्रेशन और बढ़ा रहे हो, छठा मॉलिक्यूल डाल रहे हो। तो क्या एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट उपलब्ध है? नहीं ना, क्योंकि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कितने हैं? 50। जो कितने एंजाइम्स के ऊपर जुड़ सकते हैं? 5 के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एंजाइम के पास क्या है? 10 एक्टिव साइट है, तो 50 तक। अब लेकिन एंजाइम तो बढ़ाते जाओ आप, लेकिन सबस्ट्रेट ही नहीं है एंजाइम पे जुड़ने के लिए, तो फिर क्या होगा? वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो अब, तब तो क्या होगी? रेट आगे निकल जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जब अपन एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। इज दिस क्लियर? बट सबस्ट्रेट जब लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा तो एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, फिर उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा जो फैक्टर है वो अपन ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो देखिए, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब होती है तो उस अवस्था में आप ध्यान में रखना, यानी कि कंसंट्रेशन की जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, तो उस अवस्था में वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है। लेकिन जो जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हायर होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी, यानी कि उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन, और एक सफिशिएंट अमाउंट सबस्ट्रेट की जुड़ने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कैसे? देखिए, ग्राफिकली अपन इस चीज को समझ लेते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये वेलोसिटी है।
अब देखिए मैंने क्या कहा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक जगह पे आकर के ये कांस्टेंट हो जाएगी। कारण यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अब यहाँ पे एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर कैसे हो जाएगा, मान लो कि आपके पास 5 एंजाइम्स मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, प्रत्येक के पास 10 एक्टिव साइट है, इसलिए टोटल एक्टिव साइट कितनी होगी 50। अब आपने मान लो कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है 10 मॉलिक्यूल की, 10 से 20 करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल होगा, 30 करोगे और डबल हो जाएगा, 40 करोगे, 50 करोगे, जब तक क्या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन कहाँ तक 50 तक, तब तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद आप मान लो 60 करते हो या 70 करते हो, तो क्या करने का फायदा क्या, कारण एंजाइम ही उपलब्ध नहीं है, एक्टिव साइट ही उपलब्ध नहीं है, तो अब ये जो सबस्ट्रेट आप डाल रहे हो दे आर नॉट रिएक्टिंग विद द एंजाइम, दे आर नॉट मेकिंग द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के लिए क्या नहीं है, एंजाइम उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इनिशियल स्टेज के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एक लेवल तक, जब तक सारे एंजाइम्स क्या नहीं हो जाए, सैचुरेट नहीं हो जाएं, तब तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब सब एंजाइम सैचुरेट हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट के बीच में जो रिलेशन है उसकी थ्योरी जो है वो, उसकी स्टडी माइकेलिस मेंशन के द्वारा दी गई, जिसको अपन बोलते हैं माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द Km कांस्टेंट। उन्होंने क्या बताया, व्हाट इज द Km कांस्टेंट, उन्होंने जो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन है, एंजाइम रिएक्शंस है, उनकी स्टडी करते हुए क्या बताया कि जैसे ये देखिए बेटा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन से ES कॉम्प्लेक्स बनना, तो रेट कांस्टेंट क्या है K2, ES का दोबारा डिसोसिएशन क्या कहलाएगा K1 रेट कांस्टेंट, ES का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना K3 उसका रेट कांस्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट प्लस एंजाइम अभिक्रिया से बाहर, एंड दिस वन इज K4, यानी कि K1 K2 K3 K4 यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए ये सम कंप्लीट रिएक्शन है। अब अपनी क्या बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट विशेष तक। तो सबस्ट्रेट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच इन्होंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया क्या, कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which rate of reaction becomes half of Vmax, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, Km कांस्टेंट। यानी कि सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार की वह सांद्रता जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, Km कांस्टेंट। यानी कि वी कैन रिप्रेजेंट इट, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Km कांस्टेंट यानी कि माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/2 Vmax, ठीक है। यानी कि अपन इसको ग्राफिकली दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, ये बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये वेलोसिटी है, इज दिस क्लियर। ये वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जहां पे V मैक्सिमम है, यानी कि यहां पे दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेयर द V यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, ओके। तो Km कांस्टेंट क्या होगा, दिस वन इज द Km। ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहां पे ये क्या है बेटा, Vmax यानी कि मैक्सिमम, और यहां पे आप क्या देख रहे हो,
कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई है, मैक्सिमम की हाफ। तो ये जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम की हाफ हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, Km कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इसके साथ बेटा फिर आपको एक चीज और पूछी जा सकती है, एंड दैट इज द Ki कांस्टेंट। Ki कांस्टेंट क्या होता है? तो इसको भी आप डिफाइन करेंगे, ध्यान रखेंगे क्या होता है Ki कांस्टेंट। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट concentration at which एंजाइम, ध्यान से सुने, इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स, यानी कि जो EIC एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या कहलाती है, Ki कांस्टेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूं आपको जो आगे अपन पढ़ेंगे भी, कि कोई एंजाइम रिएक्शन चल रही है और उस एंजाइम रिएक्शन के अंदर ये सबस्ट्रेट फर्स्ट है और ये सबस्ट्रेट सेकंड है। हमें रिएक्शन चाहिए S1 से क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट। क्लियर है? लेकिन S1 और S2 स्ट्रक्चरली सिमिलर है और इन दोनों के बीच में कंपटीशन है किससे जुड़ने के लिए, एंजाइम से जुड़ने के लिए। तो ये एंजाइम के साथ जुड़ गया कौन, S2। तो आपकी रिएक्शन का इनहिबिशन हो गया या नहीं हो गया? मूल रिएक्शन जो थी वो आप किससे चाहते थे, S1 से, लेकिन उसकी जगह पे जुड़ कौन रहा एंजाइम के साथ, S2। तो मूल रिएक्शन जो है वो इनहिबिट होने का मतलब संदमित होना, रुकना, बाधित होना, हो गई या नहीं हो गई? तो अब ऐसी स्थिति में अब आप S1 से एंजाइम की रिएक्शन चाहते हो तो क्या करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, S1 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी S1 की कंसंट्रेशन की जिसमें एंजाइम से S2 डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एंजाइम के साथ कौन जुड़ जाएगा, S1। तो S1 की वो जो कंसंट्रेशन आप कर रहे हो जिसके ऊपर एंजाइम का रिलेशन किससे टूट जाए, इनहिबिटर से, यानी कि S2 से, वो S1 की कंसंट्रेशन यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी, Ki कांस्टेंट। यानी कि सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, क्रियाधार की वह सांद्रता जिस पर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, यानी कि टूट जाए, जिससे एंजाइम फ्री हो जाए, किसके लिए, मूल सबस्ट्रेट के लिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, Ki कांस्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, बाकी और कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनकी अपन बात करते हैं। द थर्ड वन फैक्टर विच अफेक्ट्स द एंजाइम रिएक्शंस इज द टेम्परेचर। ठीक है? टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 60 to 70 पे एंजाइम रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस, एंजाइम रिएक्शंस नहीं होंगी। एंजाइम रिएक्शंस के लिए मोस्ट फेवरेबल जो टेम्परेचर होता है वो 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है? यस, एक्सेप्शनली आपको यहां पे छोड़ना पड़ेगा किसको, थर्मोबैक्टीरिया जो होते हैं, जो हॉट वाटर में रहते हैं, जैसे आपने नाम सुना हो थर्मस एक्वेटिस। ठीक है ना? इन बैक्टीरियाज के अंदर एंजाइम एक्टिविटी 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी चलती है। दीज आर द एक्सेप्शंस। ठीक है ना? थर्मोबैक्टीरिया, जैसे थर्मस एक्वेटिस मैंने नाम लिया, जिसको बायोटेक के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन उससे एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है DNA पॉलीमरेज। ठीक है ना? वो बैक्टीरिया जो है उनमें एंजाइम एक्टिविटी कहाँ पे, 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी चलती है। अदरवाइज 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होने पर प्रोटीन डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? प्रोटीन जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं और एंजाइम किसके बने हैं, प्रोटीन्स के। इसका मतलब एंजाइम जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे और एंजाइम डिग्रेड हो जाएंगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है? लो टेम्परेचर जो है वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, फ्रीज है, यानी कि वेरी लो है, जिससे कॉलिजन बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, यानी कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन नहीं होगा, यानी कि एंजाइम वहां पे इनएक्टिव अवस्था में होगा।
इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, पीएच, और दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। तो देखिए, देर आर सम एंजाइम्स विच विल बी एक्टिव इन द एसिडिक मीडियम। कुछ एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें पेप्सिन की बात करें अपन, तो वो एसिडिक मीडियम के अंदर वर्क करेगा, ठीक है ना। देर आर सम एंजाइम्स विच आर वर्किंग इन द एल्केलाइन मीडियम, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन की अगर अपन बात करें तो, ठीक है ना। तो कुछ एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ एल्केलाइन, लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं उनके लिए जो रेंज होती है वो 6 to 7.5 होती है पीएच की रेंज, यानी कि स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में बहुत अच्छा काम करते हैं ये। दिस इज द रेंज फॉर द एंजाइम्स। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो इस रेंज में काम करते हैं उनके लिए अगर ये मीडियम चेंज होंगे तो फिर उनकी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो पीएच जो है वो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स के लिए जो फेवरेबल पीएच है वो ये है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो अपन ये कह सकते हैं जीआई जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है जीआईटी, उसके लिए क्या होगा कि जो मीडियम स्पेसिफिक होते हैं वो उसी के अंदर वो वर्क करते हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, एक्टिवेटर। There are some enzymes which are dependent on the activators for their activity, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, द पेप्सिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन जो है वो क्या है, इनएक्टिव अवस्था है। तो ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव अवस्था में होते हैं उनके लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए आयंस या कोई दूसरे एंजाइम जो उनको एक्टिवेट करें वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे पेप्सिनोजन है उसके लिए H+ आयंस जो है वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव अवस्था में लेके आते हैं, कौन सी में, पेप्सिन में। ऐसे ही ट्रिप्सिनोजन है, उनको इंटेस्टिनल एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, जो उसको किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो दे विल हैव द नीड ऑफ दीज एक्टिवेटर्स, उन एक्टिवेटर्स की आवश्यकता होगी तभी वो एंजाइम क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, ठीक है, और तभी वो उनकी फंक्शनिंग देखने को मिलेगी। ये नहीं है तो ऐसी स्थिति में इन एंजाइम्स की एक्टिविटी अपने को देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, इसके अलावा जो फैक्टर प्रभावित करता है वो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि किसी भी एंजाइम अभिक्रिया में ये प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी। हाउ? बाय मॉड्यूलिंग या मॉड्यूलेशन, यानी चेंज करते हुए या डिफॉर्म करते हुए किसको, एंजाइम के ऊपर पाई जाने वाली एक्टिव साइट्स को, उनको ब्लॉक करने का काम कर सकते हैं ये। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो हटता जाता है, ठीक है ना। वरना अगर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा तो वह एंजाइम रिएक्शन को नेगेटिवली क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सम इनहिबिटर्स, ठीक है ना। कुछ इनहिबिशंस की बात करेंगे, कुछ इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम रिएक्शंस को रोकते हैं। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दोज। एंजाइम रिएक्शन इनहिबिशंस बाय द इनहिबिटर्स, तो वी विल डिस्कस अबाउट दीज इन इनहिबिटर्स की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन जो एंजाइम रिएक्शंस को इनहिबिशन करने वाले जो इनहिबिटर्स हैं उनमें से अपन सबसे पहले ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव मानी प्रतिस्पर्धी, रिवर्सिबल मानी उत्क्रमणीय, इनहिबिशन का मतलब निरोधन। क्या होता है ये देखिए, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब है बेटा यहाँ पे
कि दिस इज द एंजाइम, ठीक है, एंड दिस इज सबस्ट्रेट ए एंड दिस इज द सबस्ट्रेट बी, ठीक है। सबस्ट्रेट ए और सबस्ट्रेट बी जो है वो स्ट्रक्चरली क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो एंजाइम की रिएक्शन ए की बजाय किसके साथ हो जाती है, बी के साथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मूल क्रिया नहीं बढ़ेगी, थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा भी की थी। तो ये जो ए और बी है वो एक दूसरे के क्या है, कंपिटिटर हो गए। तो ये जो इनिबिटर है वो बी क्या कहलाएगा, कंपिटिटिव इनिबिटर, और ऐसा इनिबिशन क्या कहलाएगा, कंपिटिटिव इनिबिशन। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ए को लेता हूं सक्सिनिक एसिड, सक्सीनेट, ठीक है, और इसका कंपिटिटर है वो कौन है बेटा, मेलोनेट, मेलोनिक एसिड। अगर किसी रिएक्शन के अंदर सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड दोनों उपस्थित हैं तो मेलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड से कंपीट करेगा और एंजाइम के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए था किससे, किसका, सक्सिनिक एसिड का, लेकिन अब वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात आती है इसको मैं रिवर्सिबल क्यों कह रहा हूं। रिवर्सिबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन में सक्सिनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो मैं इस कंपिटिटिव इनिबिशन को रोक सकता हूं। यानी कि अगर सक्सिनिक एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, कंपिटिटिव इनिबिशन को रोक सकते हो यहां पे। तो आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी डील विद द कंपिटिटिव इनिबिशन, ठीक है ना। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि वापस क्या होगा, मेलोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा और उसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा, सक्सिनिक एसिड। तो रिवर्स हो गई ना रिएक्शन। पहले क्या बना, EM यानी कि एंजाइम प्लस मेलोनिक एसिड का कॉम्प्लेक्स बन गया EM कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब अगर आपने सक्सिनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या बनेगा, ES यानी कि एंजाइम सक्सिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो डील कैसे कर सकते हैं आप, कंपिटिटिव इनिबिशन को आप रोक सकते हो, मूल जो आपका रिक्वायर्ड जो है, वांछित जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन को आप क्या कर दो, बढ़ा दो। इज दिस क्लियर। इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज अपन मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनके इन्फेक्शन के लिए जब हो जाता है तो उनकी शरीर में ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ को रोकने के लिए भी अपन कर रहे हैं आजकल। यानी कि दिस पर्टिकुलर इनिबिशन टेक्निक इज यूज टू क्योर द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। हाउ, देखिए मैं भी आपको बताता हूं। एक तो सक्सिनेट मेलोनेट वाला एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे इसमें। दूसरा जो है बैक्टीरिया के केस में आपको बताता हूं मैं, देखिए पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा अपनी एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू सबस्ट्रेट के रूप में काम में लेकर फोलिक एसिड बनाने में काम में लिया जाता है। एंड द फोलिक एसिड इज ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। और जीवाणु की वृद्धि के लिए फोलिक एसिड बहुत ही शानदार न्यूट्रिएंट का काम करता है। और बैक्टीरियल सेल क्या करती है, इसको पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड को किस में कन्वर्ट करती है, एंजाइम रिएक्शन के द्वारा फोलिक एसिड में, ठीक है। अब हमने यानी कि साइंटिस्ट ने, ड्रग डेवलपर्स जो हैं, उन्होंने एक ड्रग डेवलप की जिसका नाम है सल्फा ड्रग्स। ये जो सल्फा ड्रग्स हैं ये स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर हैं, पाबा के, यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के। तो अब क्या होता है, जो अफेक्टेड व्यक्ति है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, उसको ये सल्फा ड्रग दी जाती है। और सल्फा ड्रग और पाबा की स्ट्रक्चर कैसी है, सेम। तो बैक्टीरियल सेल में एंजाइम के साथ, वो एंजाइम जो पाबा को किस में कन्वर्ट कर रहा था, फोलिक एसिड में, उस एंजाइम के साथ कौन जुड़ जाती है, सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग विल नॉट गिव द फोलिक एसिड, फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। इज दिस क्लियर। तो पाबा जो है उसका जो पर्टिकुलर कंपिटेंट है वो कौन है, सल्फा ड्रग से। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा जो इनिबिशन अपने को देखने को मिलेगा बैक्टीरियाज के अंदर, वो मिलेगा नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। नॉन कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव का मतलब अप्रतिस्पर्धी, इरिवर्सिबल का मतलब अनुत्क्रमणीय, ठीक है ना। अनुत्क्रमणीय न होकर के, उत्क्रमणीय न होकर के अनुत्क्रमणीय प्रकार, नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनिबिटर। यानी कि यहां पे अपन ये कह सकते हैं कि जो इनिबिटर है, निरोधक है, एंजाइम विक्रिया को निरोध करने वाला, रोकने वाला कारक है, उसका किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन नहीं है,
ठीक है ना। ये केवल और केवल क्या करते हैं, एंजाइम के ऊपर पाए जाने वाली जो एक्टिव साइट्स हैं उनको डिफॉर्म कर देते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनको डिफॉर्म कर देते हैं, जिससे उसके ऊपर कौन नहीं जुड़ पाए, डिफॉर्म कर दिया, विकृत कर दिया एक्टिव साइट को, तो उसके साथ कौन नहीं जुड़ पाएगा, सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, ठीक है ना, परऑक्साइड, ठीक है ना, या एमाइटेल, ठीक है। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो जिनका किसी से कंपटीशन नहीं है। जैसे मेलोनेट का तो किससे था, सक्सीनेट से था, इनका किसी से कंपटीशन नहीं है। ये केवल और केवल क्या करते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं किसको, एंजाइम की एक्टिव साइट को, जिससे उसके ऊपर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सके, ठीक है। जैसे साइनाइड की अगर आप बात करें तो आपको ध्यान में हो तो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, और वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के बारे में अपन ने कहा था कि साइनाइड की उपस्थिति में वो काम नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि साइनाइड जो है वो उसके एक्टिव साइट्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है या डिफॉर्म कर देता है। तो ऐसे जो इनिबिटर्स होते हैं वो कहलाते हैं नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनिबिटर, और ऐसा इनिबिशन क्या कहलाता है, नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनिबिशन, यानी कि अप्रतिस्पर्धी उत्क्रमणीय निरोधन, उसको अपन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ इनिबिशन जो है वो है नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब क्या है, यानी कि अप्रतिस्पर्धी उत्क्रमणीय प्रकार का निरोधन, यानी कि इसमें आप रिएक्शन को बैक कर सकते हो, वापस नॉर्मल अवस्था में ला सकते हो। नॉन कम्पिटिटिव का मतलब क्या है, यहां पे भी सबस्ट्रेट का और जो इनहिबिटर है उसका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, दे आर नॉट रिलेटिंग विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या नहीं कर रहे हैं, वो रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, एंजाइम के ऊपर दो प्रकार की साइट होती हैं, एक होती है एक्टिव साइट और दूसरी होती है एलोस्टेरिक साइट। तो ये जो नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं इनमें से कुछ तो किसके ऊपर जुड़ते हैं, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, और उसका मॉड्यूलेशन करते हैं, और कुछ इनमें से किसके ऊपर जुड़ते हैं, एक्टिव साइट पर, और उसका मॉड्यूलेशन करते हैं। यानी कि दो टाइप के हो गए, एक तो वो जो एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ते हैं और एक वो जो एक्टिव साइट के ऊपर जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब अपने को ये समझना है कि ये जो मॉड्यूलेटर्स हैं ये करते क्या हैं। तो देखिए कुछ मॉड्यूलेटर्स तो ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, एक्टिव साइट को पॉजिटिवली, दे विल अफेक्ट द एक्टिव साइट पॉजिटिवली, वो यानी कि जो एक्टिव साइट है उसके अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर के आएंगे, सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे, किसके अंदर, एक्टिव साइट के अंदर, ठीक है। तो उनको अपन बोलते हैं पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक्टिव साइट के अंदर नेगेटिव इफेक्ट लेकर के आते हैं, यानी कि उसको डिफॉर्म करते हैं, उनको अपन बोलते हैं नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स। मॉड्यूलेटर का मतलब परिवर्तन करने वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने नाम सुना हो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का। तो ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की यूज कहां पे, याद होगा आपको, जब अपन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस में, किसमें, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। तो इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के लिए AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर का काम करते हैं। इज दिस क्लियर, यानी कि दे विल वर्क, यानी कि ये एक्टिव साइट के अंदर पॉजिटिव चेंज लाएंगे, और पॉजिटिव चेंज लाएंगे जिससे क्या होगा कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में रैपिडली होगा। लेकिन ATP जो है वो इस एंजाइम के लिए किसका काम करेगी, नेगेटिव मॉड्यूलेटर का, जबकि AMP और ADP इस एंजाइम के लिए किसका काम कर रहे हैं, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर का, यानी कि उसकी शेप में, एक्टिव साइट की शेप के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर के आते हैं, जबकि ATP उसकी शेप में कैसा चेंज लेकर के आती है, नेगेटिव। इज इसके लिए तो वो कौन से हो गए मॉड्यूलेटर्स, कौन से, ATP कौन सा हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, और
AMP और ADP कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो मैंने क्या कहा, दो प्रकार के हैं ये मॉड्यूलेटर्स जो एक्टिव साइट्स के अंदर दो प्रकार से चेंज लाते हैं, तो नकारात्मक या सकारात्मक। ठीक है, ऐसे ही अब मैं दूसरा जो आपको बताने जा रहा हूं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है, याद होगा आपको, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में काम में आया था। ठीक है, उस हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अपने आप में क्या है, एक मॉड्यूलेटर के रूप में काम करता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहां पे जुड़ता है, एक्टिव साइट के एलोस्टेरिक साइट पे, और इस प्रकार का जो मॉड्यूलेशन होता है उसको बोलते हैं, जिसमें एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ये जुड़ने से एक्टिव साइट डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कि वो अपने साथ किसको नहीं जोड़ पाएगी, मूल जो अपन ये कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट है, क्रियाधार ग्लूकोज है, उसको नहीं जोड़ पाएगी। क्योंकि पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट का मतलब जैसे ग्लूकोज था, उसकी रिएक्शन आपने करवाई किससे, ATP से, क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी कि इस रिएक्शन का फीडबैक क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही क्या करेगा बेटा, इस रिएक्शन में जो एंजाइम है उसकी एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाएगा, और एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ करके किसके अंदर मॉड्यूलेशन लाएगा, चेंज लाएगा, एक्टिव साइट में। अब ये एक्टिव साइट नेक्स्ट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने के लायक नहीं रहेगी, और नेक्स्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्या नहीं बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा। यानी कि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना क्या हो गया, बंद हो गया। और उसको किसने बंद किया, पहली रिएक्शन के प्रोडक्ट ने। फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, पहली रिएक्शन का मतलब पहला ग्लूकोज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, उसने ही अगले ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने से रोक दिया। कैसे, पहला जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जुड़ करके एक्टिव साइट के अंदर क्या ला रहा है, मॉड्यूलेशन ला रहा है, चेंज ला रहा है। इस प्रकार का जो मॉड्यूलेशन है उसको अपन फीडबैक मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। फीडबैक क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो ही क्या कर रहा है, एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर रहा है, रोक रहा है। इज दिस क्लियर। लेकिन ये ध्यान में रखना, सभी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन फीडबैक नहीं होते हैं, केवल अभिक्रिया के उत्पाद के द्वारा जो मॉड्यूलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, अभिक्रिया के उत्पाद के द्वारा अगर मॉड्यूलेशन लाया जा रहा है तो ही वो कैसा होगा, कैसा होगा, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन वो कैसा होगा, फीडबैक होगा। तो ये बात क्लियर हुई क्या, बोलिए। तो अब आपको इस कंक्लूजन में क्या समझना चाहिए, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट, ध्यान से सुनने, अगर प्रोडक्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जुड़ता है तो ही वो नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन होगा। अगर प्रोडक्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ता है तो ही वो नॉन कॉम्पिटिटिव एलोस्टेरिक, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एलोस्टेरिक इनिबिशन होगा। रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ा करके, क्लियर है। लेकिन अगर प्रोडक्ट किसके ऊपर जुड़ा, एक्टिव साइट के ऊपर जुड़ा, तो फिर वो रिवर्सिबल, अपन ये कह सकते हैं, तो फिर वो रिवर्सिबल तो है लेकिन वो कैसा है, कंपिटिटिव है। क्योंकि एक्टिव साइट के ऊपर वो जुड़ रहा है तो इसका मतलब वो किसके साथ कंपटीशन कर रहा है, मूल सबस्ट्रेट के साथ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि प्रोडक्ट एक इनिबिटर का काम कर रहा है, पहली बात, और वो प्रोडक्ट यदि एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ता है तो इस प्रकार का जो इनिबिशन होगा वो कहलाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। इज दिस क्लियर, क्लियर है। और यदि प्रोडक्ट एक्टिव साइट के ऊपर जुड़ता है तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धी, रिवर्सिबल। यानी कि जो फर्स्ट वाला था अपना सबसे पहला इनिबिशन पड़ा था, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से अपन यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। एक कंक्लूजन दे रहा हूं मैं आपको कि इफ द प्रोडक्ट इज बाइंडिंग विथ एलोस्टेरिक साइट then that kind of the inhibition will be called what, non competitive reversible. If the product is binding with the active site then that will be called competitive reversible. Is this clear? Thank you very much.